एक्सक्यूज मी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये एमसीक्यूज के अंदर आपने एक क्वेश्चन दिया हुआ था, द वन प्रोग्राम रनिंग एट ऑल टाइम्स ऑन द कंप्यूटर, उसमें कर्नल था जी जी। और कर्नल की स्पेलिंग गलत थी, तो मैंने वो गलत स्पेलिंग वाले पे ही क्लिक किया है सर। अच्छा, मैं देख लूंगा। चलो उसमें क्या स्पेलिंग में वो गलती है। सही KENEL लिखा हुआ हाँ, है। वो लिखने में मसला हो गया, वो कर्नल ही है। जी वो वही मैं पूछ रहा था, मैंने बोला। जी। अच्छा जी, हमने कहाँ तक किया था देख लेते हैं। लेयर्ड यहाँ से शुरू हुआ। अच्छा, ये लेयर्ड अप्रोच ये हम यूज कर रहे थे अभी ना, ब्रेक से पहले जो है हमने ये देखा था। ट्रेडिशनल यूनिक सिस्टम का जो मैंने आपको बताया था, कर्नल जो है उसका स्टार्ट होता है सिस्टम कॉल के बाद से, और हार्डवेयर से पहले पहले तक जो कुछ है कर्नल है। तो ये ट्रेडिशनल यूनिक सिस्टम की जो अप्रोच है वो ये है। अच्छा, जो लेयर्ड अप्रोच है ज़्यादातर ऑपरेटिंग सिस्टम ने, मतलब ये शुरू में जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो लेयर्ड अप्रोच को उन्होंने फॉलो किया। लेयर्ड अप्रोच में क्या होता है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू अ नंबर ऑफ लेयर्स लेवल्स। ठीक है, तो लेवल्स के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम को जो है डिवाइड कर दिया जाता है। और इस अंदर जो सबसे इंटरनल लेयर होती है उसको लेयर जीरो नाम रख दिया उसका। फॉर एग्जांपल ये अंदर लेयर जीरो हार्डवेयर हो गया आपका, फिर लेयर वन, ठीक है, कर्नल हो जाएगा, लेयर टू थ्री फोर, आगे जितनी लेयर चलती जाएंगी। और आखिर में जो लेयर है वो लेयर एन है, जो कि यूजर इंटरफेस है। तो इन लेयरिंग के अंदर जो है ना ऑपरेटिंग सिस्टम को जो है डिजाइन किया है। जाने का एक तरीका ये भी है लेयर्ड अप्रोच। इस तरीके से भी ऑपरेटिंग सिस्टम को जो है डिजाइन किया जाता है। लेकिन इसका जो है ना मसला ये है कि जितनी ज़्यादा लेयर्स आएंगी ना उतनी ज़्यादा डिले आ जाएगा। ज़ाहिर है यूज़र इंटरफेस तो यहाँ है, अब यूज़र इंटरफेस से हार्डवेयर बहुत दूर है। ठीक है, जितनी ज़्यादा लेयर्स होंगी उतना ज़्यादा हार्डवेयर दूर होता जाएगा, उतना ज़्यादा ज़ाहिर है सिस्टम स्लो हो जाएगा। तो लेयर्ड अप्रोच जो है वो स्लोअर अप्रोच है, क्योंकि इसके अंदर जो है वो जितनी ज़्यादा लेयर्स होंगी, कम लेयर्स होगा तो ठीक है, लेकिन ज़्यादा लेयर्स पे फिर जो है ना ये स्लो डाउन हो जाती है परफॉर्मेंस। एक और तरीकेकार है माइक्रो कर्नल सिस्टम स्ट्रक्चर का। इसमें क्या होता है कि जो है लेयर अप्रोच यूज नहीं की जाती। माइक्रो कर्नल का मतलब ये कि कर्नल ही है, लेकिन कर्नल के अंदर जो है ना मैसेज पासिंग होती है, और मैसेज पासिंग के जरिए सारे काम हो जाते हैं। तो इस टेक्निक को कहते हैं माइक्रो कर्नल सिस्टम स्ट्रक्चर। इसका अगर समझना है तो आप ये देखिए डायग्राम। जैसे यहाँ पर ये एप्लीकेशन प्रोग्राम्स हैं, ये फाइल सिस्टम है, ये डिवाइस ड्राइवर्स हैं। ठीक है, अब कोई भी काम, ये यूजर मोड पे काम हो रहा है सारा, ये ऊपर की जो चीजें एप्लीकेशन फाइल सिस्टम के यूजर मोड पे काम हो रहा है। लेकिन अगर जो है एक जो है, अब यहाँ पर देखो माइक्रो कर्नल नीचे दिखाया गया है, कर्नल मोड ये रहा। कर्नल मोड में क्या काम हो रहा है, सीपीयू स्केजुलिंग, सीपीयू स्केड्यूल कर रहा है कौन सी जो प्रोसेस को चलाना चाहिए, कौन से को नहीं चलाना चाहिए। और मेमोरी मैनेजमेंट, ठीक है, मेमोरी मैनेजमेंट का काम भी हो रहा है। मेमोरी मैनेजमेंट का मतलब कि रैम के अंदर जो है वो कौन सा प्रोसेस आएगा, कौन सा नहीं आएगा, और प्रोसेस की आपस में कम्युनिकेशन। अब ये सारा काम हो रहा है, ये सारा काम हो रहा है इस माइक्रो कर्नल के अंदर। अब इसमें किया क्या जाता है कि एप्लीकेशन प्रोग्राम के जरिए, यानी जो यूजर इंटरफेस है, यूजर एप्लीकेशन प्रोग्राम पे अगर कोई काम करना है, आपने रैम के लेवल का कोई काम करना है, तो वो क्या करेगा, उस कर्नल के पास आएगा और कर्नल से वो काम करवा के आपस में मैसेजेस की पासिंग होगी, मैसेज कम्युनिकेशन होगी, और वो काम होके जो है वो फाइल सिस्टम के हवाले कर दिया जाए, कैसे भी हवाले कर दिया जाए। यानी कि माइक्रो कर्नल के पास आके वो चीज़ मैसेज पासिंग के थ्रू अपना काम करके दोबारा यूजर मोड पे आ जाए। यूजर मोड से कर्नल मोड शिफ्ट होगा, कर्नल से यूजर मोड शिफ्ट होगा,
और जो चीज़ें कर्नल मोड पे चाहिए मैसेज पासिंग के थ्रू उन चीज़ों को हासिल करके जो है वापस जो है वो यूज़र मोड पे आ जाए। इससे ये तरीका ज़्यादा फास्ट है। सैयद मुइज़ अली कह रहे हैं कि क्विज़ का टाइम बढ़ा दें, लाइट चलेगी नहीं। तो क्विज़ का टाइम तो बेटा वही मैंने बढ़ा के ही दिया था, ये तो डबल टाइम दिया था आपको क्विज़। क्विज़ तो वैसे 10-12 मिनट का ही 10 मिनट का क्विज़ था वैसे तो, लेकिन मैंने 40 मिनट दिए, तो इससे ज़्यादा नहीं दे सकता मैं। अच्छा ये आप देखें, ये माइक्रो कर्नेल की बात हमने की, तो माइक्रो तो ये जो लिनक्स वगैरह जितने भी है ना आजकल जो ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहे हैं वो इसी को फॉलो करते हैं कि कर्नल के साथ जो है ना कम्युनिकेशन करते हैं, यूजर मोड से कर्नल मोड से यूजर मोड, और कर्नल मोड के अंदर जो है जो काम होगा वो मैसेज पासिंग के थ्रू, यानी यूजर मोड से मैसेज पास होगा कर्नल मोड पे जो मैसेज पास होगा यूजर मोड पे, और वो काम हो जाएगा। तो ये ज्यादा स्पीडी टेक्निक है, माइक्रो कर्नल सिस्टम स्ट्रक्चर कहते हैं इसको हम, ठीक है। तो ये ज्यादा स्पीडी टेक्निक है, और इसलिए इसमें लेयर्स नहीं है, लेयर इन्वॉल्व नहीं है। तो लेयर के अंदर मसला ये होता है वो स्लो हो जाता है सिस्टम, इसमें सिस्टम स्लो नहीं होता मैक्रो कर्नल स्ट्रक्चर में। कोई क्वेश्चन तो नहीं है? एक तरीके का ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाने का वो मॉड्यूल्स के जरिए भी है कि मुख्तलिफ मॉड्यूल्स बना दिए जाए कर्नल के अंदर, जो है लोडेबल कर्नल मॉड्यूल्स बना के रख दिए जाते हैं, यानी कि कर्नल के छोटे छोटे पार्ट्स को अलग अलग मॉड्यूल में बना के रख दिया जाता है। और जैसे हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आपने पढ़ी होगी, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच यूज की जाती है कि जिस मॉड्यूल से कोई काम होगा उस मॉड्यूल का जो है ऑब्जेक्ट बना के उसके साथ कम्युनिकेशन कर ली जाएगी। और इस तरह से होगा क्या कि सारे कंपोनेंट एक दूसरे से सेपरेट भी रहेंगे, लेकिन जिसके कोई काम करना होगा उसको ऑब्जेक्ट के जरिए आपस में कम्युनिकेशन करा के वो काम हो जाएगा। तो सोलरिस और लिनक्स जो है उनके अंदर ये चीज़ है वैसे। तो मॉड्यूलस ये यहाँ पर दिखाया गया है, सोलरिस जो सन वालों का माइक्रो जो सन वालों का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है सोलरिस, ये मॉड्यूलर अप्रोच ही यूज करता है। तो आप यहाँ पर देख रहे हो ये फाइल सिस्टम्स के मॉड्यूल्स अलग हैं, लोडेबल सिस्टम कॉल्स के मॉड्यूल अलग हैं, एग्जीक्यूटिव हर एक के अलग अलग मॉड्यूल बना दिए हैं। और ये कोर बीच में जो है कर्नल है लिनक्स का, तो जिस हर मॉड्यूल के साथ वो है कर्नल अलग अलग इंटरेक्ट करता है, और जिसका कुछ जो काम होता है उसके ऑब्जेक्ट के थ्रू वो काम सर अंजाम दे देता है। तो इस तरह की अप्रोच को कहते हैं मॉड्यूलर अप्रोच। तो ये भी एक तरीके कार है ऑपरेटिंग सिस्टम को डिजाइन करने का, मॉड्यूलर अप्रोच के जरिए भी मॉड्यूल्स बना के जो है वो मुख्तलिफ, ये है सारे कर्नल के कंपोनेंट, ये सारे कर्नल के कंपोनेंट हैं लेकिन उनके अलग अलग मॉड्यूल के अंदर डिवाइड कर दिया सबको, ये सब कर्नल के कंपोनेंट। इससे फायदा ये होता है कि अब मिसाल के तौर पर शेड्यूलिंग क्लासेस हैं तो सिर्फ इसी से कम्युनिकेशन की जाएगी, स्केजुलिंग से, बाकी सबसे कम्युनिकेशन करने की जरूरत नहीं है। तो मेमोरी बचती है, टाइम बचता है, स्पेस बच जाती है। तो ये फायदा है इस अप्रोच को यूज करने का। तो आप देखिएगा ये सन के जो सन सोलरिस वाला जो है ना ऑपरेटिंग सिस्टम, आप देखिएगा ये काफी फास्ट होता है ये, क्योंकि वो मॉड्यूलर अप्रोच ही यूज करता है। काफी फास्ट ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं सोलरिस। आजकल ये भी ट्रेंड चल रहा है कि हाइब्रिड सिस्टम बना दिया जाता है। हाइब्रिड का मतलब क्या है कि कुछ जो है वो मॉड्यूलर अप्रोच यूज कर ली, कुछ जो है वो मैक्रो कर्नल की अप्रोच यूज कर ली। और इस तरह से मतलब जैसे एप्पल का मैक है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो हाइब्रिड अप्रोच यूज करता है, लेयर्ड में भी काम कर रहा है, लेयर्ड अप्रोच भी यूज करता है। और एक्वा का यूजर इंटरफेस, एक्वा एक एक वो है स्टैंडर्ड है, उस स्टैंडर्ड को फॉलो करके यूजर इंटरफेस उसका इस पे बनाया गया है एक्वा पे। और जो है कोकोआ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है, प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट जो है यूज कर रहा है आपका जो है मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। तो कहने का मकसद ये कि ये चीज कहलाती है कि हाइब्रिड। हाइब्रिड का मतलब है कि मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स जो है वो थोड़े थोड़े इम्प्लीमेंट करके जहाँ जहाँ जरूरत है वो मुख्तलिफ करके उसको हाइब्रिड बना दिया। तो ये भी किया जा सकता है, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम को डिजाइन करने के लिए ये अप्रोच भी यूज की जा सकती है, हाइब्रिड। यहाँ पे ये दिखाया मैक का ऑपरेटिंग सिस्टम, एक यूजर इंटरफेस एक पे डिजाइन है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो ये दिखाया गया, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग के एनवायरनमेंट ये है, और बैकग्राउंड में कर्नल का एनवायरनमेंट ये है। आईओएस जो है ये
आईफोन वालों का ऑपरेटिंग सिस्टम है, और ये भी तक जो है ना वही जो है हाइब्रिड मोड पे जो अभी थोड़ी देर पहले बताया उस पर काम करता है। तो बहरहाल ये कुछ एग्जांपल्स थी बुक में, तो यहाँ पर हमने कोट कर दी ताकि वो एग्जांपल सामने आ जाए। एंड्रॉयड का ये आर्किटेक्चर है, ठीक है ना। एंड्रॉयड जो है, जाहिर है एंड्रॉयड जो है ये ओपन सोर्स है, और गूगल मतलब गूगल वालों ने एक तरह से इसको जो है अलायंस दी है काफ़ी हद तक एंड्रॉयड को, और बेस्ड ऑन लिनक्स कर्नल बट मॉडिफाइड, ठीक है। तो बेस इसका जो है एंड्रॉयड का वो लिनक्स की कर्नल पर ही है। एंड्रॉयड का जो बेस कर्नल है वो लिनक्स वाला ही है, लेकिन उसमें कुछ चेंजेस कर दी गई हैं। ये मॉडिफाइड का मतलब कुछ चेंजेस कर दी गई हैं, वो गूगल वालों ने कुछ चेंजेस किए हैं, और फिर उसको एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम के तौर पे उन्होंने एंड्रॉयड से मुतारिफ कराया। तो है बैकग्राउंड में समझो एंड्रॉयड कर्नल लिनक्स से मिलता जुलता है। और ये इसका दिखाया एंड्रॉयड का आर्किटेक्चर, ठीक है। तो ये लाइब्रेरीज है एंड्रॉयड में जो चल रही होती है, ठीक है। ये भी लाइब्रेरीज है। ये डॉल्विक वर्चुअल मशीन, ये वर्चुअल मशीन वाली चीज़ जो है वो भी इसके अंदर मौजूद है, क्योंकि एंड्रॉयड जो है वो जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़ करके बनाया गया है। तो जावा के अंदर वर्चुअल मशीन का कॉन्सेप्ट होता है, तो वो यहाँ पर भी आपको मिलेगा एंड्रॉयड में। और ये लिनक्स का कर्नल बैकग्राउंड में, इसमें मैंने आपको बताया लिनक्स का कर्नल ही होता है एंड्रॉयड में, लेकिन मॉडिफाइड कर दिया गया तो जाहिर है वो। तो ये एक तरह से एक आर्किटेक्चर है एंड्रॉयड का जो दिखाया गया है, और ये मुख्तलिफ लाइब्रेरीज के ज़रिए से हम जो है और वैसे भी आपने देखा होगा एंड्रॉयड के अंदर तो हम मुख्तलिफ प्ले स्टोर से जाकर कुछ मुख्तलिफ चीज़ें हम करते ही रहते हैं, लेकिन सारी चीज़ें जो है वो सपोर्ट करती हैं एक दूसरे को। बाकी आपको ऑपरेटिंग सिस्टम डिबगिंग का भी ऑप्शन देते हैं, ठीक है। कभी कभी कोई एरर आ जाता है, आपने देखा होगा अक्सर माइक्रोसॉफ्ट के विंडोज़ में भी, विजुअल स्टूडियो में भी या माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ में कोई एरर आता है तो वो डिबग कर बटन प्रेस कर दो आप, तो वो कोड पे ले जाता है फौरन। तो डिबगिंग का ऑप्शन कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम देते हैं कि भाई अगर कोई छोटा मोटा बग है तो वो आप खुद ही अपने एंड के ऊपर सॉल्व कर लें। और वरना होता क्या है, लॉग फाइल के जरिए से लॉग फाइल जो है ऑपरेटिंग सिस्टम जनरेट करता है, जिसके अंदर सारी एरर की इन्फॉर्मेशन होती है कि भाई इस वक्त ये एरर आया। ऑपरेटिंग सिस्टम में बैकग्राउंड में लॉग फाइल जनरेट होती रहती हैं, और वो एरर्स जो जिस वक्त में जो एरर आता है उसको जो है वो लॉग फाइल के अंदर उसकी इन्फॉर्मेशन रखते जाता है। अब होता है क्या है, कोई एप्लीकेशन अगर फेल हो जाती है, ठीक है। कोर डंप का मतलब क्या है? कोर डंप ये है कि जो रैम है ना, रैम है, रैम के अंदर मुख्तलिफ प्रोसेस चल रहे हैं, तो कोई एरर आता है तो वो रैम का जो है ना स्नैप ले लेता है, रैम का स्नैप लेके, यानी कि रैम का जो है वो जो है जो मौजूदा पोजीशन है उसका स्नैप लेके अपने पास सेव कर लेता है। इसको कहते हैं कोर डंप। कोर डंप का मतलब, कोर का मतलब यहाँ पर रैम है, ठीक है। तो रैम का स्नैप लेके अपने पास रख लेता है, ताकि बाद में फिर वो डिबगिंग के थ्रू तलाश करता है एरर कहाँ पे आया। तो ऑपरेटिंग सिस्टम फेलियर कैन जनरेट क्रैश डंप। क्रैश डंप का मतलब क्या है कि जो है वो, अगर कर्नल जो है कोई फाइल मेमोरी में रखी है और वो करप्ट हो गई, तो फिर वो क्रैश डंप कहलाता है कि भाई मेमोरी के अंदर जो फाइल रखी थी वो क्रैश हो गई। तो बहरहाल आजकल तो बहुत आसान हो गया, कोई भी एरर आता है तो विंडोज जो है ना वो खुद ही अपने एंड के ऊपर डायग्नोज करके वो आपके पास अपडेट भेज देगा, और आप इंस्टॉल कर लोगे तो वो एरर खत्म हो जाएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम का कोड किस टूल पर करते हैं? अथर ने सवाल पूछा है। ऑपरेटिंग सिस्टम का कोड जो है ना वो आप देख डिपेंड करता है कि कौन सा ऑपरेटिंग, जैसे लिनक्स का है ना वो सी और सी प्लस प्लस पे आप करते हो कोडिंग उसकी, लिनक्स की। जबकि विंडोज के अंदर वो आपको अलाउ नहीं करता ज़्यादातर कोड करने को, क्योंकि विंडोज जो है वो फ्री नहीं है ना, ये फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम पे नहीं है विंडोज, तो ये माइक्रोसॉफ्ट की प्रोडक्ट है, तो वो कोड में जाने नहीं देगा आपको। कुछ पार्ट्स के लिए तो आपको अलाउ कर देगा विजुअल स्टूडियो पे कि भाई कुछ पार्ट्स के अंदर डिबगिंग करनी है कर ले, लेकिन आपको कोई कंपोनेंट अपना कोई कंपोनेंट एपीआई बना के आप लगा तो सकते हो उस पर, वो विजुअल स्टूडियो में एपीआई बन जाएगी। तो सी शार्प पे आप एपीआई में कोड लिख के वो आप इंटीग्रेट कर सकते हो विंडोज के साथ।
लेकिन ये है कि ये चीज सिर्फ आपकी अपनी होगी जो आप बनाओगे। पूरा अगर ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना है तो उसके लिए बेहतर ऑपरेटिंग सिस्टम सी या C++ है, क्योंकि उसमें असेंबली लैंग्वेज की सपोर्ट। टूल तो यही है ना, टूल तो आपको इसमें कोई टूल नहीं होता एक्चुअली ऑपरेटिंग सिस्टम का। ऑपरेटिंग सिस्टम के तो जो आप रूटीन्स बनाओगे, जैसे सिस्टम कॉल्स करोगे, वो सारी कोड खुद ही लिखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि कोई टूल इंस्टॉल करके आप ऑपरेटिंग सिस्टम बना लो, ऐसा नहीं। पूरा पूरा जो है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम एक बहुत बड़ी चीज़ है, और ज़ाहिर है मुख्तलिफ मॉड्यूल्स के अंदर ये वो जो है बनता है। तो किसी एक टूल से आप ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं बना सकते। आईडी का पूछ रहे हैं, आईडी तो कोई भी बना। C++ की बहुत सारी आईडी है, डेव है, और मुख्तलिफ C++ कोई सी भी आईडी ले लो आप, उस पर बना लो। लेकिन जाहिर है वो स्क्रैच से पूरा बनना का तरीके का बहुत लंबा चौड़ा होता है। लेकिन ये कि आईडी कोई सी भी ले लें आप, जिसमें C++ का कंपाइलर हो, सी का या सी का कंपाइलर हो C++ का, उसमें बन जाएगा। परफॉर्मेंस ट्यूनिंग के भी ऑप्शन होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में, ठीक है। आपने देखा होगा, ये विंडोज टास्क मैनेजर चला के देखा होगा आप लोगों ने, ठीक है। तो उसमें परफॉर्मेंस का टेब आप करोगे तो आपको बता देगा कि इसमें CPU यूजेज कितनी है। पेज फॉल्ट का मतलब है वर्चुअल मेमोरी, ठीक है। वर्चुअल मेमोरी की कंडीशन बताएगा। और मुख्तलिफ आपको टूल्स होगा जिसके ज़रिए से आप ट्यून कर सकते हो। ये जो है ना, जो टास्क मैनेजर है, उसी लिए होता है कि अगर आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जो विंडोज जो आपके पास चल रही है, तो उसमें आप देख सको कौन सा प्रोसेस जो है वो ज़्यादा मेमोरी कंज्यूम कर रहा है, या परफॉर्मेंस किस वजह से, किस प्रोसेस से सिस्टम की परफॉर्मेंस डाउन हो रही है। तो उसका आपको जो है ना आइडिया हो गया। तो इस तरह के टूल्स भी ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफर करता है, ताकि यूज़र जो है वो अपने एंड पे ट्यूनिंग कर सके। ये सोलरिस का टूल है, डी ट्रेस, सन सोलरिस वालों का। मैक ऑपरेटिंग सिस्टम वालों ने का जो है ना टूल है ये, जो जैसे हमारे पास विंडोज के अंदर ये है, ठीक है। तो ये सारा सोलरिस के अंदर जो है ना वो डी ट्रेस यूज करते हैं, जिसके अंदर सारी ट्रेसिंग चीजें आ जाती है। तो बहरहाल ये यहीं तक ही रखते हैं। बाकी ये कुछ एग्जांपल्स दी हुई थी बुक में, यहाँ पर अपलोड कर दी। बस ये चैप्टर आपका खत्म हो चुका है, चैप्टर 2, ठीक है। अब चैप्टर 3 स्टार्ट करते हैं। आप लोगों की थर्सडे को क्लास होती है क्या सुबह में 9 से 12? यस सर। और 12 से 3, 12:30 से 3:30, ऐसा कोई क्लास है थर्सडे को किसी? यस यस सर, स्टेट्स की क्लास होती है। अच्छा, चैप्टर 3 स्टार्ट कर रहे हैं। अब हम टेक्निकल चीज़ों पे काम शुरू कर रहे हैं, यानी कि अब हम इनसाइड द ऑपरेटिंग सिस्टम क्या क्या काम होता है उसकी तरफ आ रहे हैं। डिटेल के अंदर हम वो चीज़ें पढ़ेंगे। चैप्टर 3 से स्टार्ट हो रहा है। अभी तक जो हमने पढ़ा वो समझो एक तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम के स्ट्रक्चर को, डिज़ाइन को, और इस तरह की जो मुख्तलिफ चीज़ें हैं उसको समझने के ऊपर ऊपर से पढ़ा। अब हम इंटरनल जो है ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे काम करता है उसको अब एक्सप्लोर करते हैं। तो ये प्रोसेसेस का चैप्टर है, चैप्टर 3 बुक का। तो इसको स्टार्ट करते हैं। प्रोसेस कौन बताएगा? प्रोसेस क्या होता है? प्रोसेस मैं बता चुका हूँ वैसे आपको। सर कोई भी चीज़ किसी मरहले से गुजारना उसको प्रोसेस कहते हैं। वो तो नॉर्मल प्रोसेस होता है ना। हम ऑपरेटिंग सिस्टम की जबान में प्रोसेस किसे कहते हैं?
हाँ ये सही बताया, प्रोग्राम को हम प्रोसेस कहते हैं। प्रोग्राम को प्रोग्राम और प्रोसेस में क्या फर्क है ये भी बता चुका हूँ। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोग्राम एंड प्रोसेस? प्रोग्राम और प्रोसेस में क्या फर्क है? एग्जीक्यूट करने में, अतर बता रहे हैं एग्जीक्यूट करने में क्या जी। सर प्रोग्राम तो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होती है ना जो एग्जीक्यूट होता है, और प्रोसेस जो होता है वो जो एग्जीक्यूट करता है प्रोग्राम को। अच्छा मैं दोबारा बता रहा हूँ, इसको आप सुन लीजिएगा, कंफ्यूजन है, मैं आपको बता रहा हूँ। जो प्रोग्राम इस वक्त, प्रोग्राम और प्रोसेस में क्या फर्क है? प्रोसेस उसे कहते हैं जो प्रोग्राम आपका रन हो रहा है ना उसको प्रोसेस कहते हैं, बस आसान। प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन, जो प्रोग्राम रन हो रहा है, तो यानी कि रन होने का मतलब है रैम में मौजूद है, पहले जो रैम में मौजूद होगा वही रन होगा ना। जैसे एमएस वर्ड की फाइल है, अब एमएस वर्ड की फाइल फॉर एग्जांपल समझो एक फाइल रखी हुई है abc डॉट डॉक फाइल है, ये वर्ड की फाइल है, ठीक है। अब ये आप ये वर्ड की फाइल जो है ना समझो आपकी रखी हुई है हार्ड डिस्क पे, तो ये उस पर कहलाएगी प्रोग्राम। ये प्रोग्राम एक तरह का, क्योंकि ये तो हार्ड डिस्क पे रखी है, लेकिन जैसे ही आपने इसको डबल क्लिक किया तो ये डबल क्लिक करते ही कहाँ आ गई? रैम में। अब ये प्रोसेस बन गई। क्यों प्रोसेस बन गई? क्योंकि अब ये रैम में आ गई, अब ये एग्जीक्यूट हो रही है, प्रोसेस सीपीयू उसको एग्जीक्यूट कर रहा है। तो जो चीज सीपीयू एग्जीक्यूट करेगा, यानी कि जो प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है वो प्रोसेस है, और जो प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं हो रहा वो प्रोग्राम है। एग्जीक्यूशन में नहीं है तो प्रोग्राम है, एग्जीक्यूशन में आ गया तो प्रोसेस है। क्लियर हो गई ये बात? प्रोसेस किसे कहते हैं? क्योंकि हम ये आखिर तक ये क्लास के चलेगा लफ्ज, ठीक है, तो ये इसलिए मैं क्लियर कर रहा हूँ, इस चैप्टर का नाम भी यही है, तो आपको क्लियर होना चाहिए प्रोसेस किसे कहते हैं, यानी कि प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन, प्रोग्राम जो एग्जीक्यूट हो रहा है वो प्रोसेस। तो प्रोसेस का कॉन्सेप्ट, प्रोसेस स्केड्यूलिंग, ये सारी चीजें हम इंशाल्लाह देखते हैं, ये भी देखते हैं। अच्छा यहाँ देखिए प्रोसेस का कॉन्सेप्ट आ गया, यहाँ पर देख लेते हैं, स्टार्ट करते हैं। अच्छा ऑपरेटिंग सिस्टम में आप देखें जाहिर है मुख्तलिफ प्रोग्राम जो है ऑपरेटिंग सिस्टम रन करता है। बैच सिस्टम के अंदर होता है क्या है, मल्टीपल जॉब्स जो है वो आती हैं, और मतलब मल्टीपल जॉब्स आती हैं और वन बाय वन जो है ना वो बैच सिस्टम होता है क्या है, यानी कि मल्टी प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करता है बैच सिस्टम। मल्टी प्रोग्रामिंग का मतलब क्या है कि मल्टीपल जॉब जो है वो रैम में आ जाती है। अच्छा यहाँ पर ना बार बार एक लफ्ज यूज होगा, जॉब का लफ्ज यूज करूँ या प्रोसेस का लफ्ज यूज करूँ, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना, दोनों एक ही चीज है। प्रोसेस और जॉब एक ही चीज के नाम है, ठीक है, दोनों एक ही चीज के नाम है, प्रोसेस कहूँ या जॉब को। पेपर में भी कभी अगर जॉब लिखा हो तो उसका मतलब प्रोसेस ही समझना है, ये नहीं कि आप समझो कुछ और चीज आ गई है। तो अब होता है क्या है कि प्रोसेस जो है ना वो मल्टीपल, ये लिखा हुआ है यहाँ पर लिखा है, टेक्स्ट बुक यूजेस द टर्म जॉब एंड प्रोसेस ऑलमोस्ट इंटरचेंजेबल, ठीक है, टेक्स्ट बुक में दोनों लफ्ज यूज होते हैं बार बार, बुक में कभी जॉब कह रहा है कभी प्रोसेस कह रहा है, एक ही चीज के नाम। तो बहरहाल प्रोसेस क्या है, आप प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन, जो प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है वो प्रोसेस है, ठीक है। तो अब मिसाल के तौर पर ये एक मल्टी प्रोसेस में है P1 P2 P3, ठीक है, मल्टीपल प्रोसेस जो है वो प्रोग्राम रैम के अंदर मौजूद है, एक प्रोग्राम नहीं चल रहा है, मल्टीपल प्रोग्राम चल रहे हैं, रैम के अंदर मल्टीपल प्रोसेस मौजूद है, ठीक है। और हर प्रोसेस जो है ना इटसेल्फ, अब मैं सिर्फ P1 की बात करूं, सिर्फ P1 के अंदर जो है बहुत सारी चीजें होंगी, तो ये प्रोसेस है, इसके अंदर बहुत सारी चीजें होंगी जो कि एग्जीक्यूशन के लिए चाहिए P1 के अंदर। तो इसका एक तो टेक्स्ट सेक्शन होगा, ठीक है, जिसमें टेक्स्ट होगा जो भी होगा, उसके अलावा प्रोग्राम काउंटर होगा। प्रोग्राम काउंटर का मतलब क्या है, ये मैंने आपको शायद बता चुका हूँ, प्रोग्राम काउंटर एक रजिस्टर है
इसका काम पता है प्रोग्राम काउंटर का? प्रोग्राम काउंटर का काम ये है, जो अगली इंस्ट्रक्शन जो चलने वाली है ना, ये इंस्ट्रक्शन चल गई तो प्रोग्राम काउंटर में अगली इंस्ट्रक्शन का एड्रेस होता है, यानी कि इसका एड्रेस होगा। ये पहली इंस्ट्रक्शन चल रही है तो वो अगले इंस्ट्रक्शन का एड्रेस अपने पास रखेगा। जब ये इंस्ट्रक्शन चलेगी तो ये उससे अगली इंस्ट्रक्शन का एड्रेस अपने पास रखेगा। यानी कि जो अगली इंस्ट्रक्शन जो चलने वाली है उसका एड्रेस अपने पास रखता है प्रोग्राम काउंटर। इसका फायदा क्या होता है? इसका फायदा ये होता है कि जो है ना सिक्वेंशियल लॉजिक बन जाती है, यानी कि प्रोग्राम अप टू डाउन चलता है, अप टू डाउन चलता है। अगर प्रोग्राम काउंटर नहीं हो तो ये अप टू डाउन नहीं चलेगा प्रोग्राम आपका, क्योंकि अगला इंस्ट्रक्शन कौन सी चलने वाली है वो प्रोग्राम काउंटर के जरिए से ही कंफर्म किया जाता है। वरना अगली इंस्ट्रक्शन नीचे वाली नहीं चलेगी, कोई भी इंस्ट्रक्शन चल सकती है। ठीक है, 10 इंस्ट्रक्शन में कोई भी इंस्ट्रक्शन चल सकती है, हो सकता है पहले ये चल जाए फिर ये चल जाए। अगर इस तरह से होने लगे तो फिर तो आप कोई प्रोग्राम लिख ही नहीं सकते, कोई प्रोग्राम आप कोड ही नहीं कर सकते। ठीक है, प्रोग्राम काउंटर के जरिए इस बात की श्योरिटी होती है कि भाई आपका सीक्वेंशियल लॉजिक होगी, प्रोग्राम टॉप टू बॉटम चलेगा। जैसे मिसाल के तौर पे शायद मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ए की वैल्यू अगर आप 10 करो, ए की वैल्यू आप 5 करो, ए की वैल्यू आप 7 करो। अब आप इसे पूछा जाए ए की वैल्यू क्या है तो आपको क्या जवाब होगा? ये आपने कोड लिखा है किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, C# पे लिख दिया है, ए की वैल्यू क्या होगी? जवाब आया अस्मा का 10 जी। सर 7 है। 7, हाँ गुलाम मुस्तफा सही बता रहे हैं, 7 है। क्यों 7 है? क्योंकि पहले एक सर क्योंकि वो सबसे लास्ट में एग्जीक्यूट हो रहा है। हाँ पहले एक की वैल्यू 10 ही होगी, लेकिन बाद में ये ओवरराइट हो गई ना, जी सर। की वैल्यू 5 हो गई, फिर बाद में फिर ओवरराइट हो गई 7 हो गई, तो फाइनली क्या होगी ए की वैल्यू? 7। लेकिन ये जब भी पॉसिबल हुआ ना कि जब आपका टॉप टू डाउन अप्रोच चल रही है, पहले ये एग्जीक्यूट होगा फिर ये पर टॉप टू बॉटम अप्रोच चल रही है, तब तो ये लॉजिक मेंटेन होगी। ठीक है, लेकिन अगर टॉप टू बॉटम नहीं है तो ये प्रोग्राम काउंटर करता है ये काम। ये आपको बताया ना प्रोग्राम काउंटर का काम क्या? प्रोग्राम काउंटर का काम ये है कि शुरू में प्रोग्राम काउंटर ने जब कोई इंस्ट्रक्शन नहीं चल रही थी, प्रोग्राम काउंटर ने इसको होल्ड किया। तो जैसे ही पहली इंस्ट्रक्शन ये चली तो प्रोग्राम काउंटर ने अपने आप को अपडेट कर लिया, उसने नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस अपने पास होल्ड कर लिया। अब अगली चलने वाली इंस्ट्रक्शन ये होगी, और जैसे ही ये इंस्ट्रक्शन चलने लगी उसने अपने आप को अपडेट किया कि अगली इंस्ट्रक्शन जो चलने वाली होगी वो ये होगी। तो प्रोग्राम काउंटर के जरिए से टॉप टू डाउन जो अप्रोच आपकी होती है ना, जो सीक्वेंशियल लॉजिक होती है, इसको कहते हैं सीक्वेंशियल लॉजिक। टॉप टू बॉटम चल रहा है, ये मेंटेन होती है। ठीक है, वरना ये चीज मेंटेन नहीं होगी, वो किसी भी वैल्यू को पहले चला देगा, किसी भी इंस्ट्रक्शन को बाद में चला देगा। ठीक है, तो मेंटेन नहीं हो पाएगा अगर प्रोग्राम काउंटर ना। तो बहरहाल ये जो बात आई थी प्रोग्राम काउंटर की वो मैंने आपको बताई। स्टैक कंटेनिंग टेम्पररी डेटा, इस तरह मेमोरी के अंदर जो है प्रोसेस का चूंकि डेटा बहुत सारी चीजें होती हैं, हम देखेंगे प्रोसेस में क्या क्या होता है। तो उसमें एक चीज होती है, मतलब उसको मेंटेन करने के लिए स्टैक भी यूज किया जाता है। स्टैक बिल्ट इन होता है ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, तो टेम्पररी वैल्यू को स्टैक में भी रखवाया जाता है। प्रोसेस से रिलेटेड टेम्पररी वैल्यूज आती रहती हैं, उसको स्टैक में भी रखवाया जाता है। इस तरह डेटा सेक्शन है, हीप है। ये डेटा सेक्शन के अंदर जो ग्लोबल वेरिएबल्स है वो सारे डेटा सेक्शन में रख दिए जाते हैं। हीप के अंदर जो है वो रन टाइम पे कितनी मेमोरी एलोकेट करनी है वो चीज़ें प्रोसेस की। तो यहाँ पर मतलब गर्ज ये है कि ये सारी चीज़ें प्रोसेस से रिलेटेड होती हैं, तो मल्टीपल पार्ट्स होते हैं और वो सारी चीज़ें मेंटेन की जाती हैं हर प्रोसेस। तो प्रोग्राम, जैसे मैंने आपको बताया प्रोग्राम क्या है, प्रोग्राम पैसिव एंटिटी है जो कि डिस्क पे स्टोर हुआ हुआ है। ठीक है, प्रोसेस जो है वो क्या है, एक्टिव एंटिटी है, यानी कि ये चल रही है कि रैम के अंदर मौजूद है प्रोसेस, और रैम में मौजूद नहीं है, डिस्क के ऊपर है, हार्ड डिस्क पे, तो वो पैसिव है। प्रोग्राम बिकम्स प्रोसेस व्हेन एग्जीक्यूटेबल फाइल्स लोडेड इनटू, जैसे ही प्रोग्राम रैम में आएगा तो प्रोग्राम बिकम प्रोसेस, ये लिखा हुआ है, साफ लिखा है। ठीक है, तो प्रोग्राम जो है प्रोसेस बन जाएगा जैसे ही वो लोड होगा कहाँ पे, रैम में। तो ये बात आपने मतलब जहन नशीन कर लेंगे प्रोसेस और प्रोग्राम में क्या फर्क है। और ये चीज यहाँ पर भी आपने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस की, जो कोई भी प्रोसेस होगा उसकी सारी चीजें मेंटेन होती हैं, उसका
ये प्रोसेस का साइज है, जीरो यहाँ से प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे खत्म हो रहा है, कुछ वैल्यूज की स्टैक में रखी जाती हैं, डेटा भी होता है इसमें, टेक्स्ट भी होता है, मुख्तलिफ चीजें होती हैं, मेमोरी के अंदर उसको मैनेज किया जाता है प्रोसेस को। प्रोसेस की अब स्टेट्स देख लेते हैं, ठीक है। तो जो नॉर्मल प्रोसेस की ये 5 स्टेट्स है, ये 5 स्टेट्स है, 5 स्टेट्स के अंदर प्रोसेस जो है ज्यादातर आपका रहता है, और अपनी प्रोसेस जो है ना वो अपना जो स्टेट है वो प्रोसेस जो है वो चेंज करता रहता है। स्टेट को जो है ना प्रोसेस अपनी स्टेट को चेंज करता रहता है। पहली स्टेट कौन सी है? न्यू। न्यू में मीन्स उस पर प्रोसेस बना है, द प्रोसेस इज बीइंग क्रिएटेड। जब प्रोसेस क्रिएट होगा उसको हम कहेंगे न्यू स्टेट। फिर सेकंड वन इज रनिंग। रनिंग क्या है? जब उसकी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रही है, जब वो प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा होगा, ठीक है, तो वो रनिंग स्टेट में है, जब उसकी इंस्ट्रक्शन चल रही है। जब बना तो नया न्यू स्टेट, और जब चल रहा है, जब उसकी इंस्ट्रक्शन चल रही है प्रोसेस की, तो रनिंग स्टेट। थर्ड वन इज वेटिंग। वेटिंग मीन्स कि कोई चलते चलते प्रोसेस को रोक दिया गया, चलते चलते प्रोसेस को रोक दिया गया। क्यों? कोई हो सकता है कोई इवेंट अकर हो गया हो, माउस से कुछ क्लिक कर दिया, कीबोर्ड से कुछ प्रेस कर दिया, या उस प्रोसेस का टाइम ही खत्म हो गया, दूसरे प्रोसेस का टाइम शुरू हो गया, और प्रोसेस अभी पूरा हुआ नहीं है, कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन वो कंप्लीट कुछ देर के लिए वेटिंग में चला गया, ठीक है, तो उसको कहते हैं वेटिंग स्टेट। ये तीसरी स्टेट हो गई। चौथी स्टेट कौन सी है? रेडी स्टेट। रेडी का मतलब क्या है? द प्रोसेस इज वेटिंग टू बी असाइंड टू अ प्रोसेस, यानी कि अब वेटिंग का टाइम खत्म हो गया, अब ये रेडी स्टेट में आ गया। रेडी स्टेट का मतलब क्या है? कि रैम में आ चुका है। तो मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं, फॉर एग्जाम्पल ये रैम है, ठीक है। तो अभी अगर प्रोसेस क्रिएट हुआ है तो ये P1 बना, ये P1 हुआ तो ये न्यू स्टेट हो गई, ठीक है, ये अभी क्रिएट हुआ। और जब ये P1 उठ के रैम में आ गया, ये P1 उठ के रैम में आ गया, ठीक है, तो अब ये कौन सी स्टेट हो गई? रनिंग हो गई। क्योंकि रनिंग का मतलब क्या है कि जाहिर है चला रहा है, सीपीयू रैम में आ गया तो सीपीयू उसको चला रहा है, ठीक है, तो ये रनिंग स्टेट में आ गया। और वेटिंग का मतलब क्या है? कि P1 को उठा के दोबारा से रैम से बाहर निकाल दिया थोड़ी देर के लिए, ठीक है, यानी कि समझो ये थोड़ी देर चला था, 50% चला था, 50% चलने के बाद उसको रोक दिया गया और उसको रैम से बाहर निकाल दिया, ठीक है। अब ये रैम से बाहर तो है, लेकिन रैम से बाहर तो है, लेकिन ये जो है अभी वेटिंग स्टेट कहलाएगी। ये वेट कर रहा है, अभी चलना है, इसको भी 50% चला है, 50% अभी बाकी है। फिर रेडी स्टेट में आ गया। रेडी स्टेट मतलब क्या है? दोबारा उसको रैम में रख दिया गया, रैम में रख दिया, रैम में रख तो दिया, ये दोबारा रैम में आ गया, लेकिन रैम में आने के बाद अभी इसको सीपीयू असाइन नहीं हुआ है, अभी ये रेडी स्टेट में आ चुका है कि रैम में आ गया, रेडी हो गया, लेकिन जैसे ही सीपीयू इसको रन करेगा तो ये दोबारा रनिंग स्टेट में आ जाएगा, ठीक है। अभी जब तक सीपीयू उसको रन नहीं कर रहा, ये रेडी स्टेट में है, क्योंकि रैम में तो रेडी स्टेट में है। तो जब सीपीयू उसको मिलता है तो फिर रनिंग स्टेट में आ जाता है, यानी कि चलना शुरू हो जाता है। और जब ये रैम से बाहर चला जाता है तो उसको ये वेटिंग स्टेट कहते हैं, वेट में चला गया, ठीक है। और एक होता है टर्मिनेटेड। टर्मिनेट का मतलब क्या है? प्रोसेस का काम कंप्लीट हो गया, अब प्रोसेस जो है वो टर्मिनेट कर दिया गया, अब ये ना वेटिंग में है ना रनिंग में है, अब ये टर्मिनेट हो गया, खत्म हो गया, इसका काम खत्म हो गया प्रोसेस का, तो उसको टर्मिनेट स्टेट कहेंगे। तो ये 5 स्टेट्स है: न्यू, रनिंग, वेटिंग, रेडी और टर्मिनेट। ये डायग्राम से बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो यही 5 स्टेट्स इस डायग्राम में दिखाई गई है, ठीक है। तो शुरू में प्रोसेस क्रिएट हुआ, न्यू स्टेट, ये एडमिटेड का मतलब क्या है कि ये रैम में आई। रेडी स्टेट का आने का मतलब क्या है? ये रैम में आ गया, ठीक है, रैम में आ गया। रैम में आने का मतलब है रेडी हो गया, रैम में आने के बाद रेडी हो गया। अब ये रैम से ही कहाँ जा रहा है? इस एरो के थ्रू, ये जो एरो जा रहा है ये रनिंग स्टेट में जा रहा है, यानी कि जब सीपीयू उसको चलाएगा तो ये रनिंग स्टेट में आ जाएगा, क्योंकि सीपीयू जाहिर है उसी को चलाएगा जो रैम में है, लेकिन जब वो रन हो रहा होगा तो वो रनिंग स्टेट में आ जाएगा। रन होते होते किसी वजह से रुका, चाहे वो इंटरप्ट हो, दोबारा ये कहाँ चला जाएगा? इंटरप्ट होने की वजह से दोबारा कहाँ चला जाएगा? रेडी स्टेट, कि इसको रोक दिया गया, ठीक है, रोक दिया गया, तो चलते चलते रुक गया, लेकिन रैम में है, रैम में है, चलते चलते रुक गया,
वापस रेडी स्टेट में आ गया, और थोड़ी देर के बाद फिर चलने लगा तो रनिंग स्टेट में आ गया। ठीक है, तो रनिंग रेडी चलता रहेगा। अच्छा, वेटिंग में कब आएगा? जब आयो और कोई इवेंट वेट, कोई आयो हुआ है, कीबोर्ड से कोई चीज की प्रेस कर दी, अब ये वेटिंग स्टेट में आ गया। वेटिंग स्टेट का मतलब क्या है? ये रैम से ही बाहर आ गया, अब ये रैम से बाहर है। ठीक है, तो जैसे ही ये रैम से, जब ये रैम से बाहर का मतलब ये वेट कर रहा है, जैसे ही रैम के अंदर जगह खाली होगी तो ये फौरन जो है रैम में आएगा। जैसे ही इसको वो रैम में लाने की जरूरत पेश आएगी, ये फौरन इसको रैम में लाया जाएगा। यानी कि आयो या इवेंट कंप्लीट होगा, उसके कंप्लीट होते ही ये रैम में आ जाएगा वापस। और रैम में आने के बाद दोबारा से रेडी स्टेट में आ गया, रेडी से फिर दोबारा ये रनिंग में चला जाएगा, और जब इसको खत्म होना होगा तो ये एग्जिट पे जाके टर्मिनेट हो जाएगा। इस पूरे में, अच्छा, स्केड्यूलर डिस्पैचर का नाम काम नहीं बताया मैंने आपको। स्केड्यूलर डिस्पैच का मतलब ये है कि जो जो प्रोसेस यहाँ रखे हुए ना, उसको एक एक करके सीपीयू के हवाले करना, इसको कहते हैं स्केड्यूलर डिस्पैच। यानी कि सीपीयू को डिस्पैच करेगा स्केड्यूल करके कि भाई ये प्रोसेस चलाओ, अब ये प्रोसेस चलाओ, अब ये प्रोसेस चलाओ। तो ये स्केड्यूलर डिस्पैच जब किसी प्रोसेस को अलाउ होता है, तब वो जाके रनिंग स्टेट में आता है। ठीक है, यानी कि दूसरे लफ्जों में, कोई प्रोसेस जो रेडी स्टेट में है, उसको जब रनिंग स्टेट में लाना है, तो ये जिम्मेदारी स्केड्यूलर डिस्पैच की है। तो ये डिस्पैचर जो है, ये डिस्पैचर जो है वो सीपीयू के हवाले करेगा प्रोसेस को चलाने के लिए। ये डायग्राम समझ में आ गई पूरी? कोई क्वेश्चन है तो कर सकते हैं इस डायग्राम से रिलेटेड। अच्छा, मैं जैसे अब देखो, मैं इसलिए बता रहा हूँ, जैसे मैं आपको कहूंगा मैं रेडी स्टेट में आ गया। रेडी स्टेट का मतलब है तो आपके जहन में फौरन आ जाए रैम में आ गया। ठीक है, यहाँ से ये प्रोसेस इस वक्त रेडी स्टेट में, इसका मतलब आपके जहन में आ जाए रैम में। मैं बोलूँ ये प्रोसेस इस वक्त वेटिंग स्टेट में, तो उसका आपके जहन में आ जाए ये अभी रैम से बाहर है। मैं कहूँ ये प्रोसेस इस वक्त रनिंग स्टेट में, तो इसका मतलब क्या है कि ये इस वक्त प्रोसेस रन हो रहा है और प्रोसेस सीपीयू उसको असाइन हुआ। रेडी स्टेट में सीपीयू असाइन नहीं होता, रनिंग स्टेट में सीपीयू असाइन होता है। ये फर्क है रेडी और रनिंग में। रेडी में प्रोसेस रैम में है लेकिन चल नहीं रहा, सीपीयू असाइन नहीं हुआ। रनिंग में इसको सीपीयू असाइन हुआ है। अच्छा जी, एक ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज